हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस एग्जेम्पशन फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद हम लोग ने देखा था क्यों से बनाया जाता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, पर्पस देखा था, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके उधर क्लियर कर सकते हैं अपना डाउट। अब है एग्जेम्पशन फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कुछ एग्जेम्पशन दिया गया है कि ये लोग को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इनको कंसोलिडेटेड मत करो, एग्जेम्पशन है। तो कौन कौन सी वो सिचुएशन है? तो पहला, wholly owned and partly owned subsidiary and all its members do not object to the company parent not presenting consolidated financial statement। अगर पेरेंट कंपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना रही है और उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है या मेंबर है वो ऑब्जेक्ट नहीं करते, मतलब कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, बनाओ मत बनाओ कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना रहे तो कोई बात नहीं है, राइट। तो पहला एग्जाम्पशन ये है कि पेरेंट नहीं बना रही है और उसकी सब्सिडरी और मेंबर उसको ऑब्जेक्ट नहीं करते, ऑब्जेक्शन नहीं लेते, नो ऑब्जेक्शन, तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, सिक्योरिटीज़ आर नॉट लिस्टेड और नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। ये होता है कि भाई जो कंपनी आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो उसकी जो सिक्योरिटीज़ है, शेयर्स जो होते हैं जो मार्केट में लिस्टेड होते हैं, वो लिस्टेड नहीं होना चाहिए या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग नहीं होना चाहिए। मतलब उनके शेयर्स ऑलरेडी लिस्टेड हैं तो उनको कंपलसरी बनाना है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर सब्सिडरी है तो। आई बात समझ में? या लिस्टेड नहीं है लेकिन अभी उन लोगों ने एप्लीकेशन दिया लिस्टिंग में कि हमारे शेयर्स भी लिस्ट हो जाए मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, तो फिर उनको बनाना कंपलसरी है। तो ये सिर्फ एग्जेम्पशन उन लोगों के लिए जिनके शेयर्स लिस्टेड नहीं है, मतलब प्राइवेट कंपनीज के, राइट, या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग भी नहीं है, तो उनको बनाने की ज़रूरत नहीं है, एग्जेम्पशन मिल के। नेक्स्ट, अल्टीमेट और इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी फाइल द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रजिस्ट्रार इन कंप्लायंस विद एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब देखो ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। क्या कॉन्ट्राडिक्ट करता है? यहाँ पे बोला है कि ये जो मेंबर है वो ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहिए कि अगर पेरेंट ने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाया, लेकिन यहाँ बोला है कि अल्टीमेट और इंटरमीडिएट। तो हो सकता है देयर इज़ अ चेन ऑफ होल्डिंग, मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी को होल्ड करता है, दूसरा कंपनी तीसरे को होल्ड करता है, इस हिसाब से वो जो फर्स्ट कंपनी है वो सब्सिडरी बन जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो अल्टीमेट होता है या कोई इंटरमीडिएट होता है जो कंपनी फाइल करता है कंसोलिडेटेड, तो फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है सबका। आ रही है बात समझ में? तो अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे है, ए कंपनी बी को होल्ड करता है, बी कंपनी सी को होल्ड करता है, अब ए इनडायरेक्टली सी को होल्ड कर रहा है, बराबर है। तो अब क्या होगा, अल्टीमेट और इंटरमीडिएट, अब ये बनाया, बी ने अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिया तो फिर इनको बनाने की ज़रूरत नहीं है ए और सी को, क्योंकि उसके अंदर कंबाइंड हो जाता है। सेम वे में अगर ए ने बना दिया तो सी तो दूर का है, उसका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब उसको बी होल्ड करता है और इनडायरेक्टली ए होल्ड करता है। ए ने बनाया तो उसके अंदर सी का भी डिटेल आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? है यस और नो? तो फिर इन दोनों को कंसोलिडेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है, बी और सी को। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं अल्टीमेट और इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी फाइल कंसोलिडेटेड विद रजिस्ट्रार। तो ये तीन केस हैं। फिर नेक्स्ट केस क्या होता है, वेयर सब्सिडरी इज हेल्ड फॉर कंसोलिडेशन में इनको इंक्लूड मत करो जिन सब्सिडरी को आपने टेम्परेरी बेसिस पे होल्ड किया है। टेम्परेरी का मतलब होता है नॉट मोर देन 12 मंथ्स, मतलब 11 महीने के लिए, 10 महीने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है, कंपनी दूसरे कंपनी को खरीदती है एज ए स्टॉक इन ट्रेड कि भाई अभी खरीदा 6 महीने के बाद बेच देंगे, तो टेम्परेरी बेसिस के लिए होल्ड करके रखा है किसी कंपनी को, राइट, एज ए स्टॉक इन ट्रेड, जैसे आप डील करते हो गुड्स के अंदर, तो उस सब्सिडरी को इंक्लूड मत करो हो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। आई बात समझ में? कभी कभी क्या होता है कि आप इंटेंशन आपको पहले बताना होता है, मतलब अगर आप खरीद रहे हो टेम्परेरी बेसिस पे तो इंटेंशन होना चाहिए कि उसको बेच देंगे। ऐसा नहीं है कि पहले इंटेंशन था फिर आपने उसको बोला हम नहीं बेचते, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले बताना पड़ेगा कि आपको ये टेम्परेरी बेसिस पे आपने इसको होल्ड किया है, कि आप इसको 12 महीने से पहले पहले सोल्ड कर देंगे, तो फिर उसको इंक्लूड आपको नहीं करना है। आई बात समझ में? यस और नो? ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि आप
एक्विजिशन तो कर लेते हो, खरीद तो लेते हो, किस बेसिस पे कि भाई इसको 12 महीने से पहले पहले क्या करेंगे आप, सेल कर देंगे, लेकिन बाद में आप सेल नहीं कर पाते तो भी उसको एक्सक्लूडेड ही माना जाएगा, ये याद रखना, ये इसका यूनिकनेस है। आपने खरीदा, बोला मैं 12 महीने के बाद इसको 12 महीने के अंदर बेच दूंगा, बराबर है, लेकिन आप 12 के 15 महीना हो गया तो भी उसको एक्सक्लूड करके ही रखो, क्योंकि उसका इंटेंशन क्या है, वो टेम्पररी बेसिस का है। ठीक है, नेक्स्ट ये है सब्सिडरी ऑपरेट्स अंडर, जो सब्सिडरी कंपनी है वो ऑपरेट करती है अंडर लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शंस। अब ये लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शन है, इसके बारे में प्रॉपरली कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शन आप बोल सकते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे सब्सिडरी कंपनी है वो लिक्विडेशन में चली गई और उसके सब एसेट जो है उस लिक्विडेटर के पास है, अब उसके ऊपर पेरेंट कंपनी का इतना होल्ड नहीं है, तो आप उसको बोल सकते हो कि सब्सिडरी इज ऑपरेट अंडर सीवियर लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शन, तो उसको भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड मत करो। आई बात समझ में। और लास्ट वन जो है एक्सक्लूजन शुड नॉट बी बेस्ड, आप इस बेसिस पे एक्सक्लूड मत करो कि भाई मेरी एक सब्सिडरी है, उसका बिजनेस जो है वो अलग है पेरेंट कंपनी से, ऐसा ज़रूरी ऐसा है तो उस वो बेसिस पे एक्सक्लूड मत करो। इसके लिए क्या होता है, सेगमेंट रिपोर्टिंग करके है कॉन्सेप्ट, उसके अंदर आपको सेगमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सेगमेंट होते हैं, बहुत सारे ऑपरेटिंग सेगमेंट होते हैं, उसमें से रिपोर्टिंग सेगमेंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो शुड नॉट, आप सब्सिडरी को इसीलिए एक्सक्लूड कर रहे हो क्योंकि उनकी एक्टिविटी पेरेंट कंपनी की एक्टिविटी से मैच नहीं होती है, दिस शुड नॉट बी द केस, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अलग है एक्टिविटी तो उसको सेगमेंट रिपोर्ट की तरह कंसोलिडेटेड तो करना पड़ेगा और सेगमेंट रिपोर्ट में उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। इसका बोलने का ये मतलब है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने रिलायंस इंडस्ट्री का आपको एग्जांपल दिया था, अब रिलायंस इंडस्ट्री के पास समझो रिलायंस का ऑयल का बिजनेस है, ठीक है। अब रिलायंस ने एक होल्ड किया कंपनी जो रिटेल में है, एग्जाम्पल के तौर पे रिटेल सेगमेंट में है। अब रिटेल सेगमेंट और ऑयल सेगमेंट ये दोनों डिफरेंट है, लेकिन इसको होल्ड किया है तो आपको इसको कंसोलिडेटेड करना होगा, लेकिन रिटेल का जो बिजनेस है, रेवेन्यू है, वो अलग, ऑयल से अलग होगा, तो उस सेक्शन में क्या करना पड़ेगा, कंबाइंड तो करना पड़ेगा, लेकिन उसको सेगमेंट रिपोर्टिंग के थ्रू अलग से प्रेजेंट कर दो। तो इसीलिए एक्सक्लूड मत करो कि भाई मैं ऑयल का बिजनेस करता हूँ, ये रिटेल का है तो कंसोलिडेटेड नहीं होगा, नहीं, सब्सिडरी है तो आपको उसको कंसोलिडेटेड करना होगा। आई बात समझ में। तो ये एग्जाम्शन है, शॉर्ट नोट में आए या कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आए तो आप उसको ये हेल्प करेगा सॉल्व करने के लिए। तो जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।